सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले एक हफ्ते से कानपुर आए हुए हैं और कानपुर आए तो फिर हमको मिल गई हमारी पुरानी हिमालयन और ये हमारी नई हिमालयन। तो हम लोग एक्चुअली में हिमालयन सेल कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक कमिंग फ्रॉम अ ओल्ड हिमालयन टू अ न्यू हिमालयन एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं और दोनों के डिफरेंसेस को हाईलाइट करें। तो चलिए चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स। सो हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने न्यू काजा ब्राउन हिमालयन 452 खरीद ली है और वो एक अपग्रेड है इस बाइक पे। तो ये मेरी एग्जिस्टिंग बाइक है जो मैं 3 साल से चला रहा हूँ। ये बाइक मैंने 2021 में खरीदी थी, तो एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली 3 साल, 2.5 साल मान लो आप। और ये मैंने अभी जनवरी में खरीदी है बैंगलोर में, और ये कानपुर की बाइक है। सो ये बाइक भी काजा ब्राउन है, ये मेरे फ्रेंड की है और मैं अभी कानपुर आया हूँ, तो मैंने ये बाइक उससे ली है कंपैरिजन शूट करने के लिए। और ये जो बाइक है ये मैंने सेल कर दिया है। तो जो करंट ओनर है ये उसको 2-3 दिन में चली जाएगी ये बाइक। तो उसके पहले मैंने कहा कि एक कंपैरिजन बताऊं, और क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने इस बाइक पे टूर किया है और मैं इसको 2 साल से चला रहा था, तो आई कैन गिव यू द बेस्ट। और मैं न्यू हिमालयन 452 को भी ऑलमोस्ट 1 महीना चला लिया हूँ, ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो आई कैन गिव यू द बेस्ट review or best feedback on how it feels to upgrade from an Himalayan 411 to Himalayan 452। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज बहुत ही क्लियर कर देता हूं मैं कि ये दोनों ही सिर्फ नाम कॉमन है, पर दोनों ही ग्राउंड अप बहुत ही डिफरेंट बाइक्स हैं। दोनों का इंजन डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर पावर फिगर्स बहुत डिफरेंट है। दोनों की डायमेंशंस बहुत डिफरेंट है और दोनों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंस है। स्ट्रेट अवे अगर आप दोनों बाइकों में स्विच करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस फील होने वाला है। क्या डिफरेंस फील होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ, बट जो भी डिफरेंसेस मैं बोल रहा हूँ उससे ये कभी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइक अपने आप में कम कैपेबल थी या फिर वो इससे ज्यादा कैपेबल है। ट्रस्ट मी, हिमालयन 411 इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली एंट्री लेवल बाइक है ऑफ रोडिंग जॉनर में। और एक्चुअली में पिछले 5 से 6 सालों में जब से मार्केट में आई है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों को अलाउ किया है ऑफ रोडिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, एडवेंचर बाइक जॉनर को एक्सप्लोर करने के लिए। So this was one of the most capable bike, or this was the reason कि I bought this bike to actually learn off-roading. This is a BS4 bike. So BS4 बाइक होने की वजह से इसमें ABS नहीं है। तो अगर आप प्रो राइडर, if you're experienced off-roader, then it will never bite you. And in fact, you will enjoy more without ABS. But हाँ, ABS is a safety net for anybody who is beginning. So let's start with some numbers. So this is a 411cc engine and this is a 452cc engine. So मोटा करीब 41-42cc का फर्क है, but on papers this is 24.5 bhp and that is almost 40.5 bhp. So अगर आप bhp की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट 15 bhp के आसपास का फर्क है, 15 to 16 bhp, और वो एक्चुअली में ट्रांसलेट होता है आप जब रोड पे ड्राइव करोगे। उसके अलावा दिस बाइक गिव्स यू अराउंड 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क्स, 32 to 35 न्यूटन मीटर्स, एंड दिस गिव यू मोर देन 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑल्दो टॉर्क के बारे में एक बात बोलूंगा कि इसमें जो टॉर्क है ना, ये बहुत ज्यादा लो एंड आरपीएम पे आपको अवेलेबल होता है। आप जब बाइक चलाओगे तो गेट गो पे आपको टॉर्क मिलता है और आपको वो फील होता है, खास करके ऑफ रोडिंग सेक्शंस पे, बैड रोड्स पे। ऑन द अदर हैंड जो 452 में जो टॉर्क है वो आपको 3000 आरपीएम के आसपास या उसके ऊपर फील होता है, लो एंड पे नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा ऑफ रोडिंग में आपको फील होता है कि दिस बाइक्स मेक्स लेस पावर बिकॉज ऑफ लेस टॉर्क ऑन द लो एंड आरपीएम, बट ओवरऑल टॉर्क इज बेटर ऑन दैट। ये जो दिस ओल्ड 411cc का जो इंजन है, ये अगर आप रेव करते हो तो अब अराउंड 4000 आरपीएम दिस बाइक लूजेस द टॉर्क एज वेल एज बिकम्स टू मच वाइबी। सो जो यूजेबल पावर है दैट इज अराउंड फ्रॉम 500 to 4000 आरपीएम, बट ऑन द अदर हैंड यू कैन रेव 452 ऑल द अप टू रेव रेंज। और इनफैक्ट जब मैंने इसको 452 को हाईवेज पे चलाया था, आई टुक इट ऑन मैसूर एक्सप्रेस वे ऑल्सो, ऑल्दो बैन है बट ठीक है।
तो मैंने जब टॉप स्पीड हिट करा तो इवन ऑन द टॉप सेक्शन ऑफ द आर आरपीएम, this bikes had the power and it was way easy to overtake. Even at the speed of 120 130 you will feel like you can go even beyond. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ओल्ड हिमालयन है, हमारी हिमालयन 411, इसका 5 स्पीड ट्रांसमिशन है. ऑन द अदर हैंड हमारी जो न्यू 452 है उसमें है 6 स्पीड ट्रांसमिशन. इट्स एयर कूल्ड इंजन, यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन, और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रेडिएटर है. और दोनों इंजन की डिजाइन को भी आप कंपेयर करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे फील होगा कि इट्स एयर कूल्ड इंजन एंड इट्स लिक्विड कूल्ड इंजन. सो इंजन इट्स अ fairly modern engine, fairly advanced engine and first of its kind from Royal Enfield actually. अभी ये जो बाइक है ये BS4 बाइक है, तो इसमें एक्चुअली में ABS नहीं आता है. एंड हम लोगों ने काफ़ी बाइक चला रखी थी तो मुझे कभी भी ABS ना होना एक डिसएडवांटेज नहीं लगा. बट इफ यू आर अ बिगिनर राइडर, आई थिंक कि इवन फॉर एन ऑफ रोड बाइक यू गाइस शुड प्रेफर अ बाइक विद ABS. और अब तो वैसे भी since it's a norm, all the bikes which are above 150cc comes with ABS. On the other hand, this has ABS switchable, तो rear wheel का ABS आप switch off कर सकते हो, which is actually very good. So if you are an experienced rider, you want to, मतलब आपको चाहिए कि थोड़ा सा वो wheel skid करे, तो आप rear wheel का ABS off करके वो प्रोफाइल ले सकते हो. अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, आप keep the ABS on and learn. और बट इस बाइक में जब ABS आया भी था तो इट नेवर केम विद स्विचेबल. सो BS6 हिमालयन 411 में ABS आता था बट स्विचेबल नहीं था. इट वाज देयर एंड दिस बाइक नेवर हैड एनी राइडिंग मोड. सो ये बेसिकली एक रॉ बेयर बोस बाइक थी, बेयर बोस प्लेटफॉर्म था जो आपको लर्न करने के लिए था. और मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो नई हिमालयन है मतलब क्या दोनों सेम है तो हम क्यों अपग्रेड करें, हम फिर थोड़ा 500 600 पैरेलल ट्विन कैटेगरीज में जा सकते हैं. बट मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरे को ये जो लोग ऑलरेडी हिमालयन 411 चला रहे हैं उनके लिए ये हिमालयन बहुत ही वर्दी सक्सेसर लगा है. यू विल फील लाइक एन अपग्रेड ऑन द टेक, अपग्रेड ऑन द पावर, अपग्रेड ऑन द हाउ बाइक इज बिल्ड क्वालिटी, हैंडलिंग, ऑल दोस थिंग्स. ये अपग्रेड है. मतलब ऑल्दो सस्पेंशंस ऑन द हिमालयन 411 वर अ ब्यूटी. मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं हिमालयन 411 के सस्पेंशंस को अपग्रेड करूं. दे वर गुड इनफ फॉर माय रिक्वायरमेंट. बट 452 के सस्पेंशंस आर एक्सेप्शनल. मैंने इसको अभी लेटली स्क्रैम 400 के साथ भी कंपेयर किया और मैंने KTM की एडवेंचर 390 के साथ भी कंपेयर किया. इंडियन रोड्स में दिस Showa suspension coupled with 21-inch front wheels are the best in this category of bikes. इसके बाद आते हैं व्हील्स पे. सो दोनों बाइकों में 21-inch व्हील्स हैं बट बाई स्टॉक फैक्ट्री, और लकीली दोनों बाइकों में ही फैक्ट्री फिटेड टायर्स लगे हुए हैं. मैंने बाइक चलाई बट लकीली मुझे अभी तक टायर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो दोनों बाइकों में फैक्ट्री सेटेड व्हील्स है. दोनों बाइकों में फ्रंट में 21 के C8 व्हील्स है. बट मेरे एक्सपीरियंस में इफ यू कंसीडर हाईवे प्लस ऑफ रोडिंग, so those tires on Himalayan 452 are better. ये भी बहुत अच्छे टायर्स हैं बट ओवर द टाइम मैंने ऐसा फील किया कि हिमालयन 411 के टायर्स बहुत ही जल्दी स्टिफ हो गए हैं. तो उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि मेरी बाइक में ABS है नहीं, तो इफ अगर कोई नोवाइस ड्राइवर इसको चला रहा है तो व्हील लॉकिंग का प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस हुआ है. तो ये ओवर द टाइम वेदर कैसा कर रहा है वो टायर्स ये देखने वाला होगा. बट इस टायर में मेरे को वेदरिंग फील हुई कि बहुत जल्दी टायर स्टिफ हो गए हैं. सो डिजाइन और टैंक की बात करता हूं तो मैं टैंक कैपेसिटी इसकी भी 17.5 लीटर है और उसकी भी 17.5 लीटर ही है. बट व्हेन यू सिट ऑन हिमालयन 411 इसका जो टैंक का डिजाइन है वो बहुत नैरो है. प्लस you don't feel like you are sitting on a very huge bike, although dimension इस बाइक के भी कोई छोटे नहीं है. बट उसका डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है और यू कैन इजीली ग्रिप द टैंक, और यू बिकॉज ऑफ द टैंक डिजाइन यू फील लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ बिग बाइक. पेंट की क्वालिटी की बात करूंगा तो पेंट क्वालिटी इसकी भी बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी थी आई वुड से. और ये जो मेरे पास पर्टिकुलरली मैट ब्लैक मॉडल था, मतलब मैंने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट स्क्रैचेस वगैरह नोटिस नहीं करे. उसका पेंट भी बहुत अच्छा है. मतलब देयर आर स्टिल places where Royal Enfield can improve the paint quality,
बट उसका पेंट भी बहुत इंप्रूव किया है, मतलब इससे तो बेटर ही करा है उन्होंने। और इफ ये जो साइड रैक्स की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसी बाइक से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने ये डिजाइन किया, और दिस फील्स कंपेरेटिवली मोर स्टर्डी कंपेयर टू दीज रैक्स। और ये मैंने महसूस किया कि अगर थोड़े मोड़े एक्सीडेंट पे ये बेंड बहुत जल्दी होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो आपका ब्रैकेट है ये भी बहुत जल्दी बेंड होता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे नहीं पता अब इसमें इन्होंने कैसे सॉल्व करी, बट इनिशियल थिंग से मेरे को यही लग रहा है कि इनका बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है। इफ यू सी द वे दीज गाइज आर कनेक्टेड, यहाँ पे भी इन्होंने कनेक्शन दिया और इधर से भी कनेक्टेड है। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इनका बिल्ड ज्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं हिमालयन की और रॉयल एनफील्ड की रिसर्च टीम ने इस बाइक से पूरे फीडबैक लिए हैं। उसके अलावा जो दोनों का स्पीडोमीटर है, इसका तो एकदम बेसिक है। देयर इज अ नेविगेटर और डायरेक्शंस टेलर विच उसका कोई यूज नहीं है, आई डोंट नो क्यों ही दिया है। एक चीज ऑल्दो फर्स्ट ग्लांस में ये वाला स्पीडोमीटर और इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगता है देखने में, और it gives you pretty much quite information. For example, it tells you the gear you are, it tells you the time, tachometer is there, speedometer is there, fuel meter is there. But मेरा long term का experience ये रहा है कि fuel meter on the Himalayan is absolutely not at all reliable. Just go with your instinct or just go with your experience whenever you fuel it up. It's not reliable. अदर थिंग विच मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो कि आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपने इतना बड़ा डिजाइन किया है, बट टैकोमीटर आपका बहुत छोटा है, जो कि एक्चुअली में जरूरत होती है वो आपका छोटा है। हिमालयन 452 का आई मीन दे इट फील्स कि उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट्स दिए हैं इसको डिजाइन करने में, वेरी ब्यूटीफुल। और एक्चुअली में इस बाइक का शो स्टॉपर है ये इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी अभी तक का जो मैंने 1 महीने चलाया और मैंने इसको केटीएम एडवेंचर 390 से भी कंपेयर किया तो मुझे पर्टिकुलरली इसके फॉन्ट्स और इसके यूआई ज्यादा बेटर लगे हैं मेरे लिए। तो इसका नेविगेशन भी बहुत अच्छा काम करता है, एंड सिटी में ऑल्दो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट सिटी में इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर मी। और बेसिक थिंग्स टैकोमीटर, योर साइड स्टैंड अलर्ट, स्पीड एंड गियर इंडिकेटर इज ऑल देयर। बट जो एक डिफरेंस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इस 1 महीने के एक्सपीरियंस में, हिमालयन 452 का फ्यूल मीटर इज एक्यूरेट। ऑल्सो जो डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है दैट इज आई मीन नॉट 100% एक्यूरेट, बिकॉज वो कैलकुलेट करता है आपके करंट माइलेज के हिसाब से, बट इट इज ऑन एवरेज समवेयर नियर टू एक्यूरेट ओनली। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे मिक्स्ड रिव्यूज भी डाले हैं, बट लेट्स से अभी मैं 1500-2000 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई विल कम अप विद अ मोर डिटेल्ड रिव्यू। बट गाइस, वन थिंग आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इज द डिजाइन ऑफ द बाइक। जो इसका बहुत ही मिनिमलिस्टिक और यूरोपियन डिजाइन है वो मुझे बहुत ही पसंद है। एक्चुअली मैं हिमालयन 411 ओन करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा से हिमालयन ही लूंगा, मतलब आई वाज एक्चुअली लुकिंग टू गो फॉरवर्ड फॉर केटीएम एडवेंचर 390। तो आई स्टिल रिमेंबर कि ऑटो एक्सपो में रॉयल एनफील्ड ने सबसे पहले इसको डेब्यू किया था, एंड वी ऑल सॉ दिस बाइक एंड आई वाज लाइक कि क्या कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, अचानक से एक डिफरेंट जॉनर को लेके आ रहे हैं। इट वाज अ रिस्क taken by them actually, but Himalayan 411 is a bike which took Royal Enfield from India to global market. Although ये जो लेगेसी हिमालयन 411 ने स्टार्ट करी थी वो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी ने उसको एक अलग बेंचमार्क पे लेके गए, बट दिस इज द बाइक विच टुक देम टू द ग्लोबल मार्केट। अब दोनों बाइकों के डिजाइन के बाद में बताऊं तो इस बाइक को अब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे पे चलाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज 80 के बाद बहुत वाइब्रेशन है और हार्डली देयर इज एनी पिकअप यू विल फील। 80-90 पे इसको ओवरटेक करना, किसी और व्हीकल को ओवरटेक करना भी एक हैसल होता है। और एक और चीज होती है कि अगर पीछे मैं किसी हैवी पिलियन को बैठा रहा हूँ या हैवी लगेज है तो ये बाइक पीछे से बहुत सॉफ्ट हो जाती है और आगे से बहुत लाइट फील होने लगती है। ऑन द अदर हैंड ये वाला जो हिमालयन 452 है, इसको अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 120 के ऊपर इसमें भी मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं और काफी ज्यादा फील हो रहा है एक्चुअली में। स्पेसिफिकली स्पीड का एक रेंज है 115 to 125 इसमें मुझे फील होता है, उसके ऊपर मैं भी लेके नहीं गया हूँ। बट स्टिल इंडियन हाईवे में आप इसको इजीली 120-130 तक चला सकते हो
और इजिली आप 130 पे भी ओवरटेक्स ले सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइसेबल। 100 तक इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। सिंगल सिलेंडर 400 सीसी की मोटर में वाइब्रेशन रहेंगे, दैट्स द नेचर ऑफ अ सिंगल सिलेंडर मोटर। बट दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसमें इसके मुकाबले ना के बराबर वाइब्रेशन है। थोड़े मोड़े आपको फील होंगे, बट आपको सीट पे स्पेसिफिकली जहां पे आप बैठते हो, आपकी थाइज में और आपके बट में वाइब्रेशन नहीं फील होंगे इसमें। ऑन दी अदर हैंड मुझे स्पेसिफिकली इसके थाइज में और बट में वाइब्रेशन फील होते हैं, और वो मुझे 60 की स्पीड के ऊपर ही फील होने शुरू हो जाते हैं। अभी दोनों बाइकों को खड़े होकर चलाने में मुझे ये ओल्ड हिमालयन ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। वो शायद हमारी हाइट और हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो सकता है, बट इसके हैंडल बार थोड़े ज्यादा वाइड है, और अभी उस चीज में मैं अभी उतना ज्यादा यूज टू हो नहीं पाया हूँ। इसके हैंडल बार थोड़े नैरो है, और बट खड़े होने पे इसके टैंक में ग्रिप आ जाती है, और द अदर हैंड इसके टैंक में उतना अच्छा ग्रिप नहीं आ पाता है। सीट की बात करते हैं बहुत जल्दी से, तो दोनों की सीट ऑलमोस्ट स्टॉक सीट्स काफी कंफर्टेबल है, बट लॉन्ग ड्राइव में आपको दोनों सीट्स में प्रॉब्लम आएगी। मुझे दोनों सीट्स में प्रॉब्लम आती है, तो आई वुड रिकमेंड आप कोई भी बाइक इनमें से लॉन्ग रूट पे ले जा रहे हो, गेट अ जेली एड ऑन सीट अबव इट। तो 19-20 का फर्क है, मैं बोलूंगा कि इसकी इससे करीब 10-20% ज्यादा कंफर्टेबल है, बट वो 19-20 का फर्क है। और उसके बाद एक नोटेबल चीज पे मैं आता हूँ, जो कि स्टॉक एग्जॉस्ट है। तो अगर आप इसका स्टॉक एग्जॉस्ट देख रहे हो, तो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट उसके मुकाबले तो काफी बड़ा है। देखने में एब्सोल्युटली ये भी बहुत अच्छा लगता है। लुक्स लाइक एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एक्चुअली, एनी गुड ब्रांडेड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अभी मैं दोनों की एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, बट पर्टिकुलरली मैंने इस एग्जॉस्ट में एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई है हमारे साथ। इस एग्जॉस्ट की यहाँ से पैकिंग, सो देयर इज अ एल्यूमिनियम पैकिंग इनसाइड इट, जो गल के निकल जाती है, और जैसे वो पैकिंग निकलती है आपकी एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, प्लस बहुत ही अगली साउंड करने लगता है। और ये मतलब ये मान के चलिए कि 1000-1500 किलोमीटर मेरे साथ एक बार हुआ है। वो बाइक तो मैंने भी उतनी चलाई नहीं, तो आई कैंट से दैट। प्लस इसका एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हीट करता है, मतलब इसका एग्जॉस्ट इस एरिया में बहुत हीट करता है। आई मीन मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें थोड़ा सा और बड़ा हीट शील्ड लगाना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड अभी तक मुझे उसमें हीटिंग इश्यूज उतने ज्यादा फील नहीं हुए। सिटी में एक चीज और बताऊंगा, सिटी में मुझे पर्टिकुलरली हीटिंग प्रॉब्लम हिमालयन 452 में ज्यादा लग रही है। हिमालयन 452 का इंजन ज्यादा हीट होता है, और दैट इज द नेचर ऑफ दैट इंजन। अभी सिंगल सिलेंडर हाई रेविंग मोटर है 40 bhp, तो वो हीट तो प्रोड्यूस करेगी, ऑल्दो दे हैव हैंडल इट वेरी वेल। रेडिएटर बहुत जल्दी जल्दी किक होता है, और बट क्या होता है कि जब रेडिएटर चलता है तो रेडिएटर का फैन पूरी की पूरी हीट आपके लेग्स में डाइवर्ट करता है, तो अपने लेग्स में आपको वो गर्माहट फील होगी। ये तो लिक्विड एयर कूल्ड इंजन है, इसमें अगर आप हाईवे में चला रहे हो और आपकी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, 40 सेल्सियस के ऊपर नहीं है, तो आपको ये उतना ज्यादा हीट नहीं फील होगा। सिटी में तो फील होगा ही, अगर आप ट्रैफिक में हो बम्पर टू बम्पर, तो ये भी हीट फील कराता है। बट जैसे हीट का ब्लास्ट, हीट की एयर आपके पैर में लगती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एयर कूल्ड इंजन है। हिमालयन 411 का एग्जॉस्ट साउंड रियली रॉ इन नेचर, रियली थ्रम्पी, और ये स्टॉक है, पूरी बाइक स्टॉक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। और ना तो हिमालयन 452 का एग्जॉस्ट, ये हिमालयन 452 411 का एग्जॉस्ट नोट इज ऑसम। उसमें वो डीप बेस और वो रॉ मेटल का फील है। अगर आप बैक रियर को कंपेयर करोगे, तो इसमें ना बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और स्लीक डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने बैक लाइट को इंडिकेटर में इंटीग्रेट कर दिया है। पर्सनली मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट जो नई BMW GS 1300 है, उसमें भी सेम डिजाइन ही है। इनफैक्ट उनकी S1000 RR में भी डेडिकेटेड टेल लाइट नहीं है। बट उन बाइक्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि इंडिकेटर क्वाइट फ्लिम्जी है, और जस्ट इमेजिन कि इफ यू लूज और ब्रेक वन ऑफ द इंडिकेटर, आपकी आधी लाइट भी गई। और इंडिकेटर में बैकलाइट इंटीग्रेट होने की वजह से आपका जो इंडिकेटर का कॉस्ट है डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। और उनकी अवेलेबिलिटी का भी मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि अभी तक तो पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं हिमालयन के। ऑन द अदर हैंड इसमें बहुत ही क्लासिक नॉर्मल नॉर्मल हेलोजन स्टाइल, हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर दिए हुए हैं, कोई एलईडी का सेटअप नहीं है। टेल लाइट एलईडी है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट इंडिकेटर आपके सेपरेट। और एक चीज देख लो, क्योंकि जब आप लॉन्ग रूट पे चलाते हो और लगेज माउंट करते हो ना, तो इंडिकेटर्स टूटते ही टूटते हैं। ग्रेवल जाएगा, पत्थर लगेगा। अब खुद देखो कि मेरा ये वाला इंडिकेटर टूट चुका है, जो कि मैंने फेविक्विक से जोड़ा हुआ है।
आगे का इंडिकेटर भी टूट चुका है। तो इंडिकेटर इंडियन एनवायरनमेंट में इंडिकेटर का टूटना बहुत ही कॉमन है। तो ये मुझे थोड़ा सा उसमें डिसएडवांटेज लग रहा है। दूसरा क्या है कि इसका जो डिजाइन है, इसमें इंडिकेटर एक्चुअली में यहाँ नहीं होते हैं, एक्चुअली में इंडिकेटर यहाँ पे रहते हैं इस जगह पे। बट अगर आप इसमें लगेज माउंट कर रहे हो या फिर पैनियर लगा रहे हो तो आपको यहाँ से रिएलोकेट करके इंडिकेटर को यहाँ लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इंडिकेटर का कोई विजिबिलिटी नहीं है। और जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, ओवर नाइट राइड कर रहे हो या फिर हाईवे राइड्स कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी बाइक की विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो। इसीलिए हमने, देखिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, वी हैव एडेड सम एक्स्ट्रा बैकलाइट। इससे क्या होता है कि जब मैं पैनियर लगाता हूँ तो ये पूरा का पूरा लाइट ना पैनियर के रिफ्लेक्टर्स को रिफ्लेक्ट और अच्छा करता है। तो इससे कोई पीछे से जब आ रहा होता है तो उसको ये भी पता चलता है कि बाइक जा रही है, और बाइक की विड्थ पता चल जाती है क्योंकि पैनर लोडेड है, लगेज लोडेड है। अभी उसमें भी मेरे को ये चेंजेस करने पड़ेंगे मेरी बाइक में, ऑल तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो सब प्लास्टिक है, मैं कहाँ पर लगाऊंगा ये मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बट मुझे एक डेडिकेटेड टेल लाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा लॉन्ग रूट के लिए। और ये टेल लाइट से मेरे को एक पॉइंट और याद आया कि हमारी इस हिमालयन में टैंक पूरा मेटल का है, उसके अलावा सब प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, ये तो ऑब्वियसली प्लास्टिक, और ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। और मेरे कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम ये है कि उनका जब बाइक चलता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो ये ऐसे से हिलता है, हिलने की वजह से उनका नंबर प्लेट यहाँ पे लड़ता है और उसकी एक लाइन आ गई है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब नंबर प्लेट माउंट करी तो मैंने एक सॉफ्ट फ्रेम लगाया जिससे शायद वो प्रॉब्लम मुझे ना आए। बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, एंटी नंबर प्लेट एक्चुअली बहुत शार्प होती है। हमारी जो 411 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ओल्ड इज गोल्ड। हालांकि इसका भी जो पीक है वो प्लास्टिक है, ये ऐसा मेटल का लुक है और ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है। अब क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल नहीं, उतना वाइब्रेट नहीं होता है इसलिए ऐसा कोई नंबर प्लेट से लड़ने का सीन नहीं है। बट मैंने बहुत लोगों की पीक टूटते हुए देखा, इनफैक्ट मेरी खुद की पीक एक बार टूट चुकी है, मैंने दूसरी लगाई है क्योंकि हार्ड है, वो सॉफ्ट है इसलिए वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर सकती है और वो टूटेगी नहीं। ये भी प्लास्टिक है मेटल, ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। बट ये है कि प्लास्टिक की क्वालिटी डिफरेंट है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है कंपेयर टू द प्लास्टिक्स यूज्ड इन दैट हिमालयन। दोनों के ब्रेक्स की बात करें तो दोनों के ब्रेक्स ना उनके वेट और उनके कैपेसिटी के हिसाब से सफिशिएंट है। मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े और बेटर ब्रेक्स हो सकते हैं हिमालयन 452 में, जो कि नीडेड है, क्योंकि क्या होता है कि आगे का सस्पेंशन लॉन्ग ट्रैवल होता है और सॉफ्ट होता है। तो इफ यू डू सम पैनिक ब्रेकिंग, आपका सस्पेंशन डाइव करता है और वो काफी ज्यादा ब्रेक फोर्स ले जाता है। सेम प्रॉब्लम इसमें भी और वो किसी भी एडवेंचर बाइक में होगी ही होगी। पर जो व्हील सेटअप है, जो टायर्स हैं, दीज टायर्स आर वेरी गुड, वेरी ग्रिपी। इनफैक्ट इन टायर्स की थ्रेड ऐसी है कि मैंने काफी अच्छी कॉर्नरिंग भी अचीव करी है इन टायर से। इसके जो स्टॉक टायर्स है दोनों बाइकों में अभी भी स्टॉक टायर्स ही लगे, बहुत ही बेसिक स्टॉक टायर्स हैं, ये दोनों ही ट्यूब टायर्स हैं। तो वो डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। स्पोक व्हील्स आर ऑलवेज बेटर ऑन ऑफ रोड एंड बैड रोड, बट वही पंचर का प्रॉब्लम आएगा तो फिर आएगा। बट इसका जो टायर है दैट इज टायर इज ऑल्सो ट्यूब टायर, बट ये ट्यूबलेस टायर है, ऑल्सो ट्यूब पड़ा है बट ये ट्यूबलेस टायर है। ट्यूबलेस टायर होने से आपका टायर का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टर्डी होता है और ज्यादा अच्छी कॉर्नरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑफ रोड में खड़खड़ाती जाती है भैया ये एकदम। जब भी इसमें ऑफ रोड करो तो कुछ ही दिनों में खड़खड़ाने लगती है बहुत जल्दी, कुछ ना कुछ। तो गाइस अभी मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना दोनों बाइक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर शॉर्ट होगा तो मैं आंसर करूंगा, नहीं तो लॉन्ग होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बट दोनों बाइकों में मेरा यही कहना है कि इफ यू ओन अ हिमालयन 411, इफ यू वांट टू अपग्रेड, थिंक नो मोर। और अगर आपको रॉयल एनफील्ड के ब्रांड ओनरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, जस्ट गो, क्लोज योर आइज एंड गो फॉर द बाइक। बेस्ट इफ यू वांट टू टूर एंड इफ यू रियली लिव इन अ एरिया वेयर रोड बहुत पैची है, खराब है, ट्रैफिक में आप एक बार देख लो चला के, अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है तो मुझे नहीं लगता ट्रैफिक में भी आपको हिमालयन 452 में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मेरा 2 साल का हिमालयन 411 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने एक्चुअली में एडवेंचर जॉनर की बाइक ऑफ रोडिंग राइडिंग इसी बाइक से सीखी, मैंने इसको गिराया भी है, आप देख सकते हो।
आई वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद दिस बाइक, और इस बाइक के लव की वजह से ही मैंने इसको अपग्रेड करके इस बाइक में कन्वर्ट करा है। कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक हो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बाइक के बारे में या इस बाइक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स आंसर करूंगा। अगर एंड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।